तो देखिए आज कौन सा प्रश्नावली 4.2 में हम क्या पढ़ रहे थे, जो द्विघात समीकरण है उनके मूलों के लिए हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? उनके मूलों के लिए कि उनके मूल कैसे निकालते हैं और उनके जो मूल है वो गुणनखंड विधि से। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा। जैसे हमने पढ़ा कि x² - 3x और -10 बराबर 0 ये था। और जो गुणनखंड विधि था, गुणनखंड विधि था जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन। फैक्टर बना के, गुणनखंड बना के, गुणनखंड बना के कैसे सॉल्व किया हमने। ax² + bx और +c जो इसका मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग तुलना की और a × c हमने निकाला और उसके साथ हमने जो यहां पर गुणा करके आया उस संख्या के गुणनखंड बनाए और बीच वाले पद को उसके गुणनखंडों के रूप में तोड़ा। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा। ठीक है ना, ये पढ़ने के बाद आगे देखिएगा कुछ क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले हैं, समस्यात्मक प्रश्न हैं, कुछ पहेली टाइप की दी है और उसे हमें सुलझाना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। किसकी बात कर रहा है? दो संख्याओं की बात कर रहा है, दो संख्याओं की बात कर रहा है। दो संख्याएं हैं, ठीक है ना, और उसके साथ देखिएगा जो योग दिया हुआ, दो संख्याओं का जो योग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 27 और जो गुणनफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 182। इसका बोलने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो दो संख्याएं हैं अगर आप उनको जोड़ते हो तो कितना आता है? 27 आता है। अगर उनको आप गुणा कर दो तो कितना आता है? कौन सी है? बहुत सारी हो सकती है। ठीक है ना, पर यहाँ पर देखिएगा गुणन भी दिया हुआ है। जोड़ के अगर हम बात करें तो बहुत सारी हो सकती है, पर ऐसा कि जोड़ के 27 हो और गुणा करके कितना हो? 182 हो। ठीक है ना, तो देखिएगा 2 नंबर्स, अगर इंग्लिश मीडियम वाला है तो इसका मतलब 2 नंबर्स हमें निकालने, 2 नंबर्स बताने हैं कि 2 नंबर्स क्या होंगे जिनका योग का मतलब है समेशन। समेशन इज 27 एंड प्रोडक्ट और इज 182। ऐसे 2 नंबर हमें बताने हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा अब एक्चुअली यहां पर 2 नंबर की बात कर रहा है तो हम अगर कहें एक x है और दूसरा क्या है? y है। एक x है और दूसरा y अगर है, एक x और दूसरा हमने क्या ले लिया? y ले लिया। तो एक तो कंडीशन क्या बनेगी कि योग बोल रहा था, क्या बोल रहा था? योग। अगर इंग्लिश में कहें तो क्या बोलते हैं इसको? समेशन। ठीक है ना, समेशन का मतलब योग। तो x + y बराबर कितना होगा? 27। ये तो ठीक है, दोनों का योग है, इसका मतलब है ये तो ठीक है भाई। यहां पर x और y दोनों एक साथ जुड़ के कितना हो गए? 27 हो गए। अब दूसरा क्या बोल रहा है? गुणन के लिए बोल रहा है। गुणन के लिए बोल रहा है मतलब इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट अगर करें x और मल्टीप्लाई y और इज इक्वल कितना? 182। पर तो देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें, हमने x और y दो लिए थे, इसका मतलब हम इसको क्या समझ रहे हैं या किस तरीके से सॉल्व करना चाह रहे थे? रैखिक से। किससे? रैखिक समीकरण का जो क्या होता है? युग्म होता है, उसके अनुसार। ठीक है ना, उसके अनुसार हम सॉल्व करना चाह रहे थे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाह रहे थे। पर देखिएगा रैखिक या लीनियर में हमने ये पढ़ा कि दो चर तो होंगे, x और y तो होंगे, पर देखिएगा वो दोनों अपने आप में स्वतंत्र होने चाहिए। जैसे इसमें है x और y दोनों अलग अलग होने चाहिए, जबकि इससे जो दो समीकरण बने हैं, जो दूसरा समीकरण बना है x × y बना है, वो एक ही साथ है, एक ही साथ है। तो एक ही साथ वो नहीं होने चाहिए, गुणे में नहीं होने चाहिए। कुल मिलाकर ये कहें वो अलग अलग होने चाहिए। x + y हो सकता है, x - y हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं, प्लस और माइनस में हो सकते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर ये गुणे में आ रहे, तो इसका मतलब जब भी गुणे में अगर दो चर एक साथ x और y आते हैं तो ये मानिएगा वो रैखिक का नहीं है, क्योंकि रैखिक वाला हमने पीछे पढ़ा है। जब रैखिक वाला नहीं है तो वो किससे सॉल्व होगा? जो हम क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात
समीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक या द्विघात समीकरण में ये ध्यान देना, एक ही चर आएगा, एक ही चर पद आएगा, मतलब ओनली वन वेरिएबल लेना होगा, ठीक है ना। एक ही वेरिएबल लेने का मतलब है सिर्फ x ही आपको लेना है, या आपको सिर्फ y लेना है, या z लेना है, या w लेना है, जो लेना है आप, ठीक है ना, एक ही लेना है। तो इतना पहले कंफर्म कर देना है कि ये रैखिक का है कि द्विघात का है। तो किससे पता चला? इस गुणन से पता चला कि ये किसका है? द्विघात का है, ठीक है ना। ये किसका है? द्विघात का है। कंफर्म हो गया? द्विघात का तो एक ही लेना होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, मान के चलिए एक ही लेना हमें, तो एक ही के लिए मान के चलिए, तीसरा जो प्रश्न है ये, माना एक संख्या x है, माना एक संख्या क्या है? x है, एक ले लिया, ठीक है ना। लेट वन नंबर बी x, अगर इंग्लिश में है तो ये क्या लिखेंगे? लेट वन नंबर बी, इस तरह के इंग्लिश में लिखना होगा तो लेट वन नंबर बी x, एक नंबर क्या है? मान के चलिए x है। अब देखिएगा, यदि इसने क्या दिया हुआ, जो शर्त है, अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है उसका उपयोग कीजिएगा। बोल रहे कि दो संख्याओं का योग, यदि दो संख्याओं का जो योग है वो कितना दिया हुआ है? 27। भाई दो को जोड़ के 27, दो को जोड़ के मान के चले हमारे पास दो संख्याएं, एक 5 है और एक 7 है, जोड़ के कितना होगा रे? 12 होगा। अब मान के चले पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या मान के चले नहीं पता हमें, भाई दो संख्याओं का योग, माना यहाँ पर x है, ठीक है ना, यहाँ पर x है, हमें ये निकालना कि x कितना होगा। तो क्या करेंगे? योग में से इस 12 में से एक संख्या को घटा दीजिए ना, तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 ही तो दूसरी संख्या थी। तो इसका मतलब दूसरी संख्या जो आ रही है वो कैसे आ रही है कि उस योग में से और पहली संख्या को घटा दे रहे हैं, घटा दे रहे ना। तो यहां पर भी क्या होगा? तो दूसरी संख्या होगी, इंग्लिश में अगर लिखना चाहे इसको तो क्या बोलेंगे कि द समेशन ऑफ टू नंबर्स इज 27। तो देखिएगा, जो सेकंड नंबर होगा, दूसरा जो नंबर होगा, तो क्या बनेगा? दूसरा नंबर, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 27 माइनस क्या होगी? होगी ना, योग में से एक को घटा देंगे, ठीक है ना। सेकंड नंबर इज 27 माइनस x। अब देखिएगा, प्रश्नानुसार का मतलब है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये क्या बोल रहा था कि जो दो संख्याएं हैं उनका गुणन कितना है? 182। दो संख्याओं का गुणन, अब हमारे पास दो संख्याएं हैं भी नहीं है, एक तो x है, दूसरा कितना है? 27। बस, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, एक तो x हो गया, दूसरा हो गया 27 माइनस x, गुणा कीजिएगा, बोल रहा कितना है? 182, गुणा कीजिएगा, भाई ये ब्रैकेट के बाहर है, दोनों के साथ गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा? 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182, ठीक है ना। बाकी क्या कीजिएगा, या तो इस 182 को यहां पक्षांतर में ले आओ, ट्रांसपोज पक्षांतर में यहां ले आओ, या तो इन दोनों को उठा के यहां ले आओ राइट साइड, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर वाला मानक रूप के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा? एक्स स्क्वायर वाला सबसे पहले आता है, एक्स वाला दूसरे नंबर पे, तीसरे पे अचर आता है, कांस्टेंट आता है। तो देखिएगा ये वाला माइनस है, क्या कीजिएगा, ये पहले आएगा तो इसको यहां ले जाओ, प्लस हो जाएगा ये, तो इन दोनों को उठा के ये मान के चलिए राइट साइड में ले जाओ, तो यहां जाएगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, ये यहां जाएगा तो माइनस 27x, और ये अपनी जगह पर है प्लस 182, यहां बचेगा 0, या लास्ट में क्या लगा दो? बराबर 0। तो ये एक द्विघात बन गया है, द्विघात समीकरण बन गया है, और इसे क्या करना? हल करना। हल करने के लिए मैंने कहा जो गुणनखंड में दिया फैक्टराइजेशन मेथड है, a गुणा के c करके कर दोगे, हो जाएगा ना।
इसके क्या निकालने, मान निकालने हैं, देख लीजिएगा। चलो बताता हूँ, ये है x स्क्वायर माइनस 27 x और प्लस 182। तो हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 27x धन 182 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है तो लगाइए द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक, ठीक है ना, मानक या व्यापक एक ही चीज है, और इंग्लिश में बोलेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म या जनरल फॉर्म में बोलते हैं यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तुलना कीजिएगा, a का मतलब है x स्क्वायर का गुणांक 1, b बराबर ऋण 27 और c बराबर 182, ठीक है ना। अब देखिएगा हमें क्या करना होगा, गुणनखंड विधि के लिए a गुना में c लगाना होगा। तो a देखिएगा 1 है, c है 182, 1 से गुणा करेंगे तो 182 आएगा। अब बनाने 182 के गुणनखंड, 182 के गुणनखंड तो बनाइएगा 182, लास्ट में 2 है, इसका मतलब है 2 9 2 कम 2, क्या 90 आ गया। 2 से तो होगा नहीं भाई, 3 से होगा, नहीं होगा भाई, 7 से हो रहा है। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, कीड़े आ रहे हैं छोटे छोटे, ये बिठा दे रहे हैं, ये एग्जिट पे जा रहे हैं। चलो कितना आ रहा है, 182 गुणनखंडी बनाते पहले, तो ये हो गया कितना 2 9 1 फिर 2 7 से 13 7 91 फिर 13 और अब इसकी क्या हो गया, 2 गुणा गए 7 गुणा गए 13, अब 3 बने हैं। अब क्या करना, उन तीनों को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि 2 बने, ठीक है ना। अब देखिए मान के चले हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं, इसको अलग छोड़ते हैं, तो 2 गुणा गए 13 7 91 हुआ, ठीक है ना। अब ये जो 2 बने हैं इनको या तो जोड़ना है या तो घटाना है, और जोड़ के घटा के कितना आना चाहिए, बीच वाला b कितना था, ना जोड़ के आ रहा ना घटा के आ रहा है, तो ये जोड़ा तो नहीं बना। तो क्या कीजिएगा, अब ये जोड़ा नहीं बना तो इन दोनों को एक साथ रखो, इसको सिंगल छोड़, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 गुना 14, ये हो गया 14 और गुणा गए 13, दोनों को जोड़िएगा आ रहा है 27, नहीं आ रहा ना। हमें ऋण 27 चाहिए भाई, क्या चाहिए, ऋण चाहिए। तो इस कमेंट्स ऋण के लिए क्या करना होगा, हमें ऋण बनाने के लिए ऋण 14 लिखना होगा, ऋण 13 लिखना होगा, तब जाके ऋण 27 आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हमारे पास समीकरण क्या था, हमारे पास समीकरण था ये हो गया, मिटा दो इसको, देखिए हमारा समीकरण था x स्क्वायर ऋण 27x और धन 182 और बराबर 0। तो हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर, इसकी जगह पर हमने कहा कि क्या लिखना है, ऋण 13x और ऋण 14x। सत्ताईस एक्स धन 182 बराबर 0, एक्स स्क्वायर और ऋण 13x और धन ऋण है 14x और धन 182 कैसे आएगा, बराबर 0। बीच वाले पद को तोड़ दिया है, स्प्लिट कर दिया इसको, ठीक है ना। 4 पद हो गए, पहले 2 में कॉमन देखेगा, लास्ट के 2 में कॉमन देखेगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा इन दोनों में तो x कॉमन है, यहां बचेगा x ऋण 13, ठीक है ना। इन दोनों में देखिएगा क्या कॉमन है, देखिए 182 का मतलब क्या पढ़ा हमने पीछे, 182 का मतलब है 14 गुणा का 13 है ना, ये तो था। तो देखिएगा 14 इसमें है, 14 यहां भी है, तो 14 इन दोनों में क्या है, कॉमन है। यहां ऋण है तो ऋण क्या लीजिएगा, ऋण 14 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x, ये ऋण कॉमन ले ले तो ये धन में बचेगा। अब ये ऋण हो जाएगा ऋण कितना 13 बराबर 0। फिर क्या जाएगा, देखिए दोनों ब्रैकेट में समान बच रहा है, बचना भी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा x माइनस 13 और दूसरे में x माइनस 14 बराबर 0। फिर कंडीशन क्या है, यदि अगर क्या होगा x ऋण 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, ठीक है ना। पहला तो ये निकल गया, दूसरा मान भी निकल रहा है इससे। यदि क्या होगा x बराबर x माइनस है, ये माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर
14 2, ठीक है ना, ये निकल गया। लास्ट में लिखना भी है कि पहली संख्या, यदि जो पहली संख्या है, पहली संख्या मान के चले कितना हमने लिया, पहला तो x ये आया ना 13, पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 माइनस x था ना, तो 27 माइनस 13 कितना आएगा 14, मतलब दो संख्याएं क्या होगी 13 और 14। अब फिर अगर क्या रखेंगे 14 रखेंगे पहली संख्या तो दूसरी संख्या 13 आएगी, तो वही 13 14 या 14 13। आप चेक भी कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, मतलब जांच भी कर सकते हैं। कैसे कि दो संख्याओं का योग, दो संख्या 13 और 14 है, 13 धन 14 बराबर आ रहा ना 27। अब गुणन के लिए कहें तो 13 गुणा आ गए 14, दोनों को गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो जांच भी कर सकते हैं, आंसर शीट की जरूरत ही नहीं है इसमें, ये आप चेक कर सकते हैं। समझ में आया जी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया हुआ है दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमांगत क्या है, धनात्मक पूर्णांक। क्रमांगत जानते हो, क्रमांगत का मतलब है क्रम से आने वाला। क्रमांगत का मतलब क्या होता है भाई, क्रम से, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव, एक सीक्वेंस से आने वाले। अब क्रम से आने वाले क्रमांगत, एक क्रम से आने वाले, तो एक क्रम से आने वाले जैसे हम कहें तो 5 है, नहीं 5 6 बोल सकते हैं, या हम कहें 10 11, एक के बाद एक। अगर मान के चले पहली संख्या आपके पास होगी तो दूसरी कैसे निकालोगे, क्रमांगत कैसे निकालोगे, उसके बाद वाली संख्या, मतलब हमारे पास 10 है तो आगे वाली संख्या में क्या कर देंगे, पहली वाली संख्या में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा, आगे वाली आएगी। तो इसका मतलब दो क्रमांगत अगर हैं तो देखिएगा क्या कर देना है, उसमें 1 जोड़ देंगे। अगर एक संख्या आपको पता है तो दूसरी आप निकाल दोगे, कैसे, उसमें 1 जोड़ना है। पर ध्यान दीजिएगा, अगर बोलता है बेटा क्रमांगत सम संख्या, क्या बोलता है, सम संख्याएं हैं तो सम संख्याएं क्रमांगत क्या होंगे, जैसे 4 6, या हम कहें 22 22 के बाद 24, 22 के बाद 23 नहीं है। सम संख्या के लिए यहां सिर्फ क्रमांगत दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है क्रमांगत के लिए, एक आगे वाला मतलब। पर अगर सम संख्या अगर देगा तो दो दो के अंतर में होते हैं। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, x + 1। तब x + 1 नहीं होगा, तब कितना होगा, x + 2। हाँ, और उसके साथ आता है एग्जाम में, सिर्फ क्रमांगत ही नहीं देता, सम संख्या भी बोलता है। अगर इसी के साथ क्या बोलता है, क्रमांगत विषम संख्या, क्या बोलता है, अब जो विषम संख्या है वो भी दो दो के अंतर में होती है। अगर एक x होगा तो दूसरा क्या होगा, वो भी दूसरा भी x + 2 होगा, ये ध्यान देना। तो दो संख्याएं हैं तो जो इसके अनुसार दिया हुआ प्रश्न के अनुसार आप लगा सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। पर ये समझ में आया, क्रमांगत है तो एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा भाई, x + 1। क्रमांगत अगर सम संख्या तो एक x है तो दूसरा क्या होगा, x + 2। विषम है तो एक x है तो दूसरा, ठीक है ना। ओके, तो ये यही बोल रहा है, क्रमांगत हैं दो क्रमांगत संख्याएं जिनके वर्गों का योग दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, वर्गों का योग 365 है। तो लगाइए भाई, दो क्रमांगत हैं तो मान के चलिए, माना दो क्रमांगत धनात्मक है भैया, धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा क्या लेंगे, दूसरा x + 1 है। तो क्यों होगा भाई, विषम है, यहाँ ध्यान नहीं है, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। एक x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1। मैंने कहा ना क्रमांगत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है तो क्या होगा, एक x तो दूसरा x + 1। अगर क्रमांगत सम संख्या बोल रहा है तो एक x तो दूसरा x + 2। विषम बोल रहे तो एक x तो दूसरा x + 2 ही होगा। सम और विषम अगर आएगा तो तब 2 होगा, ठीक है ना। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोल रहा है इनके जो दो क्रमांगत क्या हैं,
धनात्मक पूर्णांक है, इनके वर्गों का योग, एक तो x है दूसरा x+1 है, इनके वर्गों का योग, मतलब वर्ग भी करना है और योग भी करना है, वर्ग भी करना और योग भी करना। तो जैसे ये बोल रहा है तो देखिएगा, एक तुम्हारे पास क्या है x है और दूसरा हमारे पास x+1 है, तो इनका वर्ग करो, इसका वर्ग x², इसका भी वर्ग होगा, पर ये दो पद हैं तो क्या होगा होल वर्ग, और योग बोल रहा तो योग का मतलब है अब बराबर कितना दिया हुआ है 300, बस ठीक है ना। अब इसके बाद हल कीजिएगा भाई, ये हो गया x², यहां पर लगाइए कौन सा, यहां पर ऐसा नहीं कि हाँ x का वर्ग 1 का वर्ग होगा, नहीं होल वर्ग है भाई, होल वर्ग है तो होल वर्ग वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल a² + 2ab + b²। a का मतलब पहला वाला, b का मतलब दूसरा वाला, इसके अनुसार देखिए x² तो ऐसे रहेगा, पहले x², फिर 2ab का मतलब 2 गुणा गए x गुणा गए 1 धन b² मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 365। x² एक ही है, x² प्लस में, ये वाला भी प्लस में है, कितना हो जाएगा 2x², फिर प्लस 2 गुणा गए 1 तो 2x धन 1 का वर्ग 1, इसको पक्षांतर में आ गया तो -365 बराबर। ये तो राइट साइड में है 365, पक्षांतर में लेफ्ट साइड में आएगा, बाईं तरफ आएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो इसलिए वो ऋण हो गया, ठीक है। 2x² धन 2x, और अब ये दोनों देखिएगा, ये दोनों क्या है अचर कांस्टेंट है, सॉल्व होंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो घटेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या ऋण में है तो ऋण में आएगा, कितना आएगा 364 बराबर 0, ठीक है ना। ये द्विघात बन गया है। अब इसे सॉल्व छोटा आप छोटा कर सकते हैं, कैसे, यहां देखिएगा दो हर किसी में क्या है कॉमन, तो कॉमन ले लीजिएगा, दो कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा x², यहां कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x, यहां कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2 एकम 2, कितना बचा 116, और 16 का मतलब 8 और ये 182 बराबर 0। अब ये दो यहां पूरे में है तो कहां जाएगा भाग में जाएगा, भाग में जाएगा तो कितना होगा देखिएगा, x² धन x और ऋण 182 बराबर 0/2, और x² धन x ऋण 182 बराबर 0/2 का मतलब 0। अब वही a गुणा कर c लगाएंगे, a हो गया 1 और c है 182, गुणा करके 182 आएगा, गुणनखंड वही पीछे वाला देखो, 14 गुणा कर 13, घटाइए 14 - 13 बच रहा ना एक ही तो है भी, तो क्या लिखेंगे इसको x² धन 14x - 13x और ऋण 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लीजिएगा, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन है तो x धन 14 बचेगा, और इन दोनों में देखिएगा ऋण कॉमन ले लेंगे 13 कॉमन, 13 तो कॉमन है ही ना, इसमें तो है 13 कॉमन, 182 में भी 13 कॉमन है क्योंकि उसकी गुणनखंड क्या है 13 गुणा 14 है, 13 तो कॉमन ले लिया तो देखिएगा x या ऋण कॉमन ले लिया तो धन बचेगा 14 बराबर 0। एक क्या बन गया देखिएगा, एक में तो बन गया क्या x धन 14 और दूसरे में क्या बन गया x ऋण 13 बराबर 0। पहला वाला यदि अगर क्या होगा, यदि x धन 14 और बराबर 0, तो हम ये 0 क्यों लिखते हैं, तो ये कंसीडर करते हैं यहाँ पर कि ये गुणे में है, ये वाला इसके भाग में चले गया होगा, तो यहाँ पे यही बचा ना सिर्फ x धन 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा ऋण 14, ठीक है ना। तो देखिएगा ये वाला क्या है ऋण आ रहा है ना, वो बोल रहा था क्रमांक धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, ये धनात्मक है तो ऋणात्मक है, तो ये क्या है नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है क्योंकि वो ऋणात्मक आ रहा है, हमें तो धनात्मक चाहिए। दूसरा वाला देखिएगा, यदि क्या हो x ऋण 13 बराबर 0 तो x बराबर ये धन में हो जाएगा, एक के लिए, ठीक है ना। अतः लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, एक तो x था और दूसरा x+1 था ना, x का मतलब 13
और दूसरा क्या होगा बताओ? 14 x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये है, ठीक है ना? कोई दिक्कत समझ में आया? तो ये कुछ इस प्रकार से है। हाँ देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? एक समकोण त्रिभुज, एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है भाई? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट ट्रायंगल, ठीक है? एक राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, अब समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, एक मान के चलिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना? समकोण त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। एक कोण कितने का होता है? यहाँ पर दिख रहा है 90 अंश का। तो 90 अंश के ठीक सामने वाली जो भुजा है ना, इसको बोलते हैं बेटा कर्ण। क्या बोलते हैं? ठीक है ना? ये हो गया इसके लिए लंब, जिसको बोलते हैं लंब को ऊंचाई भी। लंब को क्या बोलते हैं? ऊंचाई भी बोलते हैं। और ये हो गया इसका आधार, ठीक है? तो 3 भुजाएं हैं इसकी, इन तीनों भुजाओं का नाम है, इंग्लिश में कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है? लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस, ठीक है ना? ये ध्यान देना, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार, ये पता होना चाहिए। इसको ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या दिया हुआ इसने कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है, जो ये जो लंब है मतलब ऊंचाई है, उसके आधार से 7 कम है। आधार से 7। अब आधार जितना होगा, आधार जितना होगा, मान के चलिए आधार x है, हमें नहीं दिया हुआ आधार, इसने माना आधार कितना है x, तो ऊंचाई कितनी होगी इसकी? 7 कम है, कितना होगा? x हाँ x माइनस 7 होगा, नहीं होगा? और उसके साथ इसने दिया हुआ यदि कर्ण 13 है, जो कर्ण है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है? ये दोनों निकालना है, दोनों निकालने हैं। तो देखिएगा, मान के चलिए हमने पहले क्या लिया था, देखिएगा हमारे पास आधार अगर था तो हमने ऊंचाई निकाली, ठीक है ना? ऊंचाई निकाली, इसका मतलब हमें लेना क्या होगा? पहले आधार। तो माना किसी समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। लेट द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। मान के चलिए इसका आधार क्या है? x सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई देखिएगा, ऊंचाई के लिए दिया हुआ इसने, ऊंचाई बोल रहा 7 कम है, तो मतलब x माइनस 7, ठीक है ना? आप समकोण त्रिभुज भी बना सकते हो, आधार थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ये x है, ये x माइनस 7, और कर्ण क्या दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर दिया, कर्ण ये वाला 13 सेंटीमीटर है। मान के चलिए a है, ये b है और ये c है। अब यहां पर देखिएगा समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में अब यहां पर समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमारे पास हैं, भले वो चर के रूप में है, x के रूप में है, पर है तो सही, ठीक? अब ये है, अब और प्रश्नों में क्या दिया हुआ था कि वर्गों का योग कीजिए, गुणन कीजिए ना, ऐसा कुछ दिया था। इसमें अब कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये शर्त दी है और उसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है। बोल रहा है कि हाँ इसकी भुजाएं निकाली, आधार और ऊंचाई हमें निकालनी। तो अब क्या लगाएं इसके लिए? तो समकोण त्रिभुज में देखिएगा, आपने समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। क्या पढ़ी है? तो पाइथागोरस प्रमेय का जो अनुप्रयोग हम कहें तो वो क्या है कि समकोण त्रिभुज में हम क्या है, 2 भुजाएं अगर दी हैं तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। किससे? पाइथागोरस।
ठीक है ना। तो वही पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लगानी है। तो देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग है भाई, ठीक है ना। कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाएं तो क्या है? लंब और आधार, उनके वर्गों का योग। अब यही मान यहां पर रखना है। कर्ण को दिया, कितना दिया? 13, तो 13 वर्ग है तो 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है? -7, इसका वर्ग भी होगा, धन आधार है x, x का वर्ग भी होगा। अब यहां पर क्या लगाना आपको? फिर वही a - b होल वर्ग लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है? a का वर्ग -2ab और प्लस b का वर्ग। ये तो है सर्वसमीका आइडेंटिटी। तो यहां देखिएगा 13 का वर्ग हो जाएगा कितना? 169 होता है ना। 13 का वर्ग, 13 का वर्ग मतलब 13 गुणा करते हैं जी। और बराबर यहां पर क्या लगाएंगे दोनों के लिए? ये वाला पहले a ये है, b ये है, तो पहले x² ऋण 2a का मतलब x, b का मतलब 7, फिर धन b का मतलब 7 का वर्ग, फिर धन लास्ट में ध्यान देना इसको नहीं छोड़ना है, ये x² भी है लास्ट, ठीक है ना जी। अब सॉल्व कीजिएगा, फिलहाल 169 ही रहने दीजिएगा। ये है 169, यही रहने दीजिएगा बराबर x² ऋण, यहां पर देखिएगा 2 गुणा का x गुणा का 7, 2 7 14 और गुणा का x तो x, धन 7 का वर्ग 49 और धन x²। तो ये देखिएगा x² दोनों की तरफ है तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है ना। फिर कितना है? ऋण 14x, x वाला कोई दूसरा है नहीं, फिर धन 49। अब ये वाला जो 169 है 169 है, ये बाईं तरफ है, इसको भी दाईं तरफ लिया, इसको यहां ले आएंगे पक्षांतर में तो क्या हो जाएगा? -169। और यहां बराबर क्या बचेगा? यहां बचेगा बराबर 0, या हम कहें यहां ना लगाकर, अगर हम यहां नहीं लगाते हैं, या हम कहें कहां, यहां 0 कहें या लास्ट में यहां बातें की, ठीक है ना। तो ये 2x² तो ऐसे रहेगा, ऋण 14x भी ऐसे रहेगा। अब ये दोनों अचर है, ध्यान देना, ये वाला इसमें से नहीं घटता भैया, 2 में से 2x² में से 14x नहीं घटेगा, ये x² वाला ये x वाला है, अलग अलग है जी, ठीक है। अच्छा ये दोनों अचर हैं, ये घटेंगे, एक धन में एक ऋण में है तो घटेंगे, ठीक है ना, घटेंगे। बड़ी संख्या ऋण में है तो ऋण में आएगा, घटा दीजिए 120 बराबर 0। अब ये और छोटा हो रहा है समीकरण, वैसा अगर इसकी बात ही आप सॉल्व करते तो कोई दिक्कत नहीं है, वही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि लगाइएगा, a गुणा का c वाला, या हम कहें यहां 2 2 2 सब में कॉमन है, कॉमन लेके क्या होगा कि जो समीकरण है वो छोटा हो जाएगा। अब समीकरण छोटा होगा तो गलत होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ेगी, तो कॉमन लीजिएगा, 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x², ऋण यहां होगा 7x और ऋण यहां कितना हो जाएगा 7 और बराबर 0। फिर 2 तो गुणे में है तो यहां बचेगा x² ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0/2, तो x² ऋण 7x और ऋण 60 बराबर 0/2 का मतलब 0। अब ये बन गया क्या? एक द्विघात समीकरण बन गया है, और इसे सॉल्व करना क्या कर लोगे? हो जाएगा जी, या मैं बताऊं आगे? हो जाएगा कंफर्म ना जी, ओके। चलो इसे नोट कीजिएगा पहले। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है एक कुटीर उद्योग, एक क्या है? कुटीर उद्योग है, ठीक है, और एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब ऐसा उद्योग है जहां बर्तन बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं?
बर्तन बन रहे हैं, कुछ और चीजें भी हैं, वो भी आता है, उसी में आता है, कुटीर उद्योग में ही आता है, कुछ और चीजें बना रहे हैं। जैसे यहाँ हम कहें तो कोई वो बनाते, यहाँ के बनते कंडे कंडे बनते हैं, बनते हैं जिससे घास घास दिया तो हाँ वो तो कोई अगर कंटिन्यू उसी को बना रहा है, बेच रहा है, तो वो भी इसी में आता है कुटीर उद्योग में, ठीक है ना। अच्छा तो देखिएगा एक ऐसा कुटीर उद्योग है, वो कुछ बर्तन बना रहा है, कुछ क्या बना रहा है, बर्तन बना रहा है। एक विशेष दिन यह देखा गया, किसी दिन ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि कितने वो बर्तन बना रहा है और कितने उन बर्तनों की लागत क्या है। यह देखा गया कि प्रत्येक नग जानते हो, नहीं जानते? अरे जैसे एक बर्तन है, एक नग हो गया, दो बर्तन है, दो नग। जो दुकान में रहता है इतना बड़ा होगा क्या, जो दुकान में जैसे सामान कोई राशन वैसे नग, हाँ नग में जैसे कुछ एक मटेरियल है कि मतलब अलग है, ठीक है ना। जैसे एक बर्तन है या जो भी है वो बनाया, एक वो बनाया है, ठीक है ना। ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत का मतलब वो कितने का बन रहा है, एक नग, उसकी लागत कितनी है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। अब बर्तनों की, जो बर्तन है ना, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, 3। सबसे सिंपल देखो, निर्माण लागत, लागत का मतलब एक जो बर्तन बना है उसका लागत का मतलब उसका मूल्य, उसका मूल्य हम बोल सकते हैं, उसका मूल्य कितना होगा। तो ये बोला जितने बर्तनों की संख्या है, अब बर्तनों की संख्या ही नहीं दी है, तो माना बर्तनों की संख्या क्या है, उस दिन एक दिन बनाया गया, जिस दिन ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, उस दिन मान के चलिए उसने x बर्तन बनाए। अब x का मतलब 10, 15, 20, 25 जितने भी है, नहीं 100 है, 200 है, 500 जितने भी है भाई, तो मान के चलिए x है, तो एक की जो निर्माण लागत होगी वो क्या होगी, बर्तनों की संख्या के 2 गुने, मतलब 2x से 3 अधिक, अधिक का मतलब ज्यादा, तो धन 3। तो इतने रुपए का एक बर्तन है, इतने रुपए का एक बर्तन है, ठीक है। तो मान के चलिए, माना एक दिन में निर्माण किए बर्तनों की संख्या x है। माना एक दिन में जो निर्माण किए गए बर्तन हैं वो कितना है, x है। अब x है तो देखिएगा निर्माण लागत, एक नग की निर्माण लागत। अब निर्माण लागत का मतलब है एक बर्तन ना कितने का बना, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि उसका क्या है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, तो 2 गुने से इसका मतलब है 2x धन 3, इतने रुपए, ठीक है ना। अब आगे दिया हुआ है इसने, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, उस दिन की कुल जो निर्माण लागत है वो कितनी दी है, 90 रुपए है। इसका मतलब है उसने कुल 90 रुपए के बर्तन बनाए उसको, मान के चलिए कुछ आप बना रहे हैं, ठीक है ना, और वो जो भी नग आप बना रहे हैं वो एक नग मान के चलिए 10 रुपए का है, कितने का है, आपने कुल जो है नग बनाए, आपने मान के चलिए 12, कितने बनाए, तो कुल निर्माण लागत कितनी होगी बताओ, क्या किया, दोनों को गुणा किया। तो यहां पर भी वही है कि ये जो 90 कुल निर्माण लागत आ रही है वो कैसे आई होगी कि हाँ भाई एक का मूल्य कितना है और नगों की संख्या कितनी है, गुणा करेंगे ना, गुणा किया ना, तो यहां 90 के लिए भी वही करेंगे कि देखिएगा एक दिन में जो क्या होगा, नगों की संख्या कितनी है, x है, और एक का मूल्य कितना है, ये है, ठीक है ना। तो वो किसके बराबर होगा, इन दोनों का जो गुणन होगा वो किसके बराबर, 90 के बराबर, क्योंकि कुल निर्माण लागत उस दिन की कितनी है, 90 रुपए, ठीक है ना। तो अब याद रखिएगा प्रश्नानुसार में क्या होगा,
प्रश्न के अनुसार कि यहाँ जो क्या है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है और एक का मूल्य है 2x धन 3। दोनों को गुणा करके कुल लागत आएगी ना उस दिन की, तो कुल लागत 90 रुपए है। कितनी है? 90 रुपए। गुणा कीजिएगा तो ये होगा 2x स्क्वायर धन 3x, दोनों के साथ गुणा होगा और बराबर कितना? 90। पक्षांतर में लिया 2x स्क्वायर धन 3x ऋण 90 और बराबर 0। फिर ये वही बन गया है क्या? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या करना? हल करना है वही कौन सा? गुणनखंड विधि a गुणा c, फैक्टराइजेशन मेथड इसे बोलते हैं। यहां से तो ऋणात्मक आएगा, बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी तो वो नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। वो जो धनात्मक आएगा उसे लेना है और वो लेने के बाद x आएगा, एक का मूल्य भी निकालना, फिर एक नकार क्या निकालना है? निर्माण लागत भी निकालनी है। x का मान यहाँ पर 2 गुने से 3 अधिक कर देंगे, हो जाएगा। तो ये तुमने सॉल्व करना है इसके बाद, ठीक है। और ये एक्सरसाइज यहीं पर अब खत्म हो जाती है। अब इसके बाद आगे लास्ट वाली एक्सरसाइज है इसकी, मूलों की प्रकृति से संबंधित है, वो अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अब।